हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है रिसोर्सेज। इन दिस चैप्टर इन्होंने बताया है कि जो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है मोना और राजू की डिस्कशन से। मोना और राजू जो हैं अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं वो रूम को क्लीन करने में, और उन्होंने देखा कि उनके आसपास जो है ये जैसे कि कंघी है, हनी शहद की बोतल है, बुक्स हैं, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं और फूड ग्रेन्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं और वो उनको उठा उठा के रख रहे हैं। तभी अम्मा उनको कहती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारे रिसोर्सेज हैं। राजू पूछता है कि रिसोर्स क्या होता है अम्मा? तब अम्मा कहती है कि जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रिक्शा एट्सेट्रा। फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदल देती है। जैसे अगर आपके आसपास इतना सारा रेत पड़ा है, क्या वो रेत भी रिसोर्स है? तो कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होगा जिससे आप डिसाइड कर सको कि ये एवं ही चीज़ फालतू की चीज़ है या ये रिसोर्स है। तो उसके लिए ये दो चीज़ें आपकी बुक में बताई गई हैं कि अगर ये इसकी यूटिलिटी है और इसका वैल्यू है तो ये एक रिसोर्स कहलाएगा। जैसे यूटिलिटी मीन्स यूज़फुल, अगर ये यूज़फुल है तो इसका मतलब ये रिसोर्स है। जैसे सैंड है, काफ़ी सारा पड़ा रहता है, इसको कोई यूज़ नहीं करता, ये यूज़लेस है, तो ये आप इसको रिसोर्स नहीं कह सकते। लेकिन सैंड आर्टिस्ट जब इसकी वो कलाकृति बना देता है तो तब यही सैंड जो है एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है वैल्यू। किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू है, वर्थ है, उसकी कोई कीमत है, तो वो भी उसको रिसोर्स बना देती है। जैसे मेटल है, अगर आप मेटल को यूज़ करना चाहते हो तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, तो मेटल का एक इकोनॉमिक वैल्यू है, इसलिए मेटल जो है रिसोर्स कहलाती है। कई बार क्या होता है, किसी चीज़ का क्या पता ऐसे कीमत ना हो, वो फ्री हो, लेकिन वो भी रिसोर्स हो सकती है। जैसे कि एक नेचुरल ब्यूटीफुल सीनरी है जैसे कोई, तो उसको वो वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेचर में, पर ये आपके माइंड को रिफ़्रेश करती है, ये आपकी ज़रूरत को पूरा करती है। तो ये नेचुरल जो सीनरी है ये भी जो है रिसोर्स की कैटेगरी में आएगी। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं वो पहले उनका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोसेस के बाद वो वैल्यूएबल हो जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स वो बन सकते हैं। जैसे कि आपकी दादी अम्मा के नुस्खे जैसे होते हैं, होम रेमेडी, जो घर पे उपचार करते हैं चीज़ों का, तो उनका जैसे वो फ्री में होते हैं, सारे उसको यूज़ करते हैं। पर अगर आप उसका पेटेंट करा लो अपनी दादी अम्मा के नाम पे, पेटेंट का मतलब है रजिस्टर करा लिया आपने उनके नाम पे, तो भविष्य में अगर कोई भी उस आइडिया को यूज़ करके कोई फैक्ट्री में चीज़ बनाता है या उसको दुकानों पे बेचता है तो उसका जो है इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा और उसका बेनिफिट जो है आपको भी मिलेगा। तो इस तरीके से कि कोई चीज़ पहले फ्री हो सकती है लेकिन बाद में उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ सकता है और वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन सकती है इनकम जनरेट करने का। इसमें तुम्हारे लिए एक एक्टिविटी है बच्चों, इसमें आप जो है 5 रिसोर्सेज के नाम जो आप अपने घर में देखते हैं वो नाम बताएंगे, और 5 रिसोर्सेज जो आपने स्कूल में देखे हैं वो आप बताएंगे। ये आप सोचना, ये आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसमें आगे ये भी बताया गया कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। किसी भी चीज़ को वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे बहुत साल पहले एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ है वो यूज़लेस पड़ी हुई है, लेकिन अभी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, उसको सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो अब एक रिसोर्स बन जाएगा। कोई चीज़ यूज़लेस है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने की, पर जैसे ही टेक्नोलॉजी आ गई तो वो चीज़ जो पहले सब्सटेंस थी, फालतू की चीज़ कहलाती थी, वो एक रिसोर्स बन सकती है। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो खुद भी रिसोर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास नॉलेज है, वो इन्वेंट कर सकते हैं
और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। अगर कोई इंसान एक डिस्कवरी करता है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी डिस्कवरीज भी आगे हो जाती हैं। जैसे जब पहले आग का जो आविष्कार, जो डिस्कवरी की थी फायर की, उसके बाद इंसान ने कुकिंग की डिस्कवरी की। फिर उसने जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आग को फ्यूल के रूप में यूज़ करके चलती है, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन भाप के इंजन से चलती है, तो भाप बनाने के लिए आपको फायर चाहिए। तो ये भी डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद ही ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ। दूसरा एग्जांपल दे रखा है इसमें व्हील का, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स जैसे बुलक कार्ट होता है और आपकी जो बसेस वगैरह, ये सारे इन्वेंट व्हील के डिस्कवरी के बाद ही हुई थी। और पोट्री की भी जो है इन्वेंशन उसके बाद हुई थी। पोट्री होती है जो पोट्स बनाने की जो आर्ट है, उसको हम पोट्री कहते हैं। तो ये भी जो है व्हील की डिस्कवरी के बाद ही हुई थी। जब पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बना सके, पर जब हमें इस बात का पता चल गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। हम ये नहीं कह सकते कि पहले वाटर इम्पोर्टेंट रिसोर्स नहीं था, वाटर हमेशा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि तब भी हम पानी को जो है एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते थे, घरों में नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए पानी यूज़ होता है, तो ये इम्पोर्टेंट था। पर इलेक्ट्रिसिटी जब इसे बनाने लग गए तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है इसने लोगों के जीवन में कर दिया। अब देखते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आपकी बुक में काफ़ी टाइप के रिसोर्सेज बताए गए हैं। इन रिसोर्सेज को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हम नेचर से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एयर, रिवर, वाटर, मिनरल्स एट्सेट्रा, कि नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल थे, हमने उनको उठाया, यूटिलाइज कर लिया और प्रॉफिट कमा लिया, तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गए। और इसके साथ जो है आपकी बुक में लास्ट में एक मैन मेड रिसोर्स भी दे रखा है। तो जो रिसोर्स जो इंसान ने बनाए, मैन मेड नहीं, ह्यूमन मेड, जो रिसोर्सेज जो हैं ह्यूमंस ने बनाए, उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम आगे और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे अलग टाइप के बन जाएंगे रिसोर्सेज, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अलग टाइप के बन जाएंगे। जैसे ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक है, बायोटिक, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। और फिर आगे ये जो है उनकी जो डेवलपमेंट है और उनका जो यूज है उसके बेसिस पे भी इनको अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में कैटेगराइज किया गया है। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम आज प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो आज नोन है कि कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जर्मनी में एक रुड रीजन है, वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स हैं, वो जो प्रेजेंट में यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसलिए ये एक्चुअल रिसोर्स हो गए। दूसरा एग्जांपल है पेट्रोलियम, जो वेस्ट एशिया में है, ये भी एक एक्चुअल रिसोर्स है क्योंकि इसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में। तीसरा एग्जांपल दे रखा डार्क सोइल्स का, जो कि डेक्कन में है, महाराष्ट्र में, तो ये भी एक्चुअल रिसोर्स है। इसके साथ है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जिसकी हमें एंटायर क्वांटिटी का भी हमें पता नहीं है और उसको हम प्रेजेंटली उसको हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, पर मे भी भविष्य में हम उसको यूज़ कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो जाए तो ऐसे रिसोर्सेज को जिसको हम आज यूज़ नहीं कर पा रहे, उसकी क्वांटिटी का पूरा हमें पता नहीं है, जिनको भविष्य में यूज़ हम कर सकते हैं, इनको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। मतलब उनके अंदर पोटेंशियलिटी है कि उनको हम भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम, जो लद्दाख में आजकल पाया गया है, तो उसको हम भविष्य में यूज़ कर सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें तो। इसमें दूसरा एग्जाम्पल दे रखा हाई स्पीड विंड्स का। जब तक हमें विंड मिल्स के बारे में पता नहीं था कि विंड मिल्स को यूज़ करके
हम इन हवाओं को यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, टरबाइन को मूव कर सकते हैं। तो जब तक इस बात का हमें पता नहीं था तब तक ये जो हाई स्पीड विंड्स हैं ये पोटेंशियल रिसोर्स ही थी, पर अब हमें पता चल गया विंड मिल की मदद से हम इनको काफ़ी प्रयोग में ला सकते हैं। तो अब ये जो विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं, तेज़ चलने वाली हवाएं, अब ये एक एक्चुअल रिसोर्स बन चुकी हैं। ये विंड मिल्स के इधर दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल, नीदरलैंड्स में है, नागरकोइल्स तमिलनाडु में है और गुजरात कोस्ट में अवेलेबल है। तो ये विंड मिल्स के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे जो है रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक में। जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। अगर वो जनरेट हुए नॉन लिविंग थिंग्स से तो वो एबायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे वो अगर सोयल से है, जैसे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक का मतलब है ये लिविंग चीज़ों से इनका ओरिजिन हुआ है, जैसे प्लांट और एनिमल्स। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। ब्रॉड सा डिवीजन वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं भविष्य में, अगर ये ख़त्म हो जाए तो जल्दी जल्दी इनकी सप्लाई हमें फिर भी मिलती रहेगी, जिसको हम यूज़ भी कर लें पर फिर भी इनकी सप्लाई चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल विंड है, सोलर एनर्जी है, ये हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे, तो इसलिए ये रिन्यूएबल हैं। आपने कितनी ही विंड यूज़ कर ली और आ जाएगी, कितनी ही सोलर एनर्जी यूज़ कर ली सनलाइट से हमें और मिल जाएगी। तो ये मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर हम केयरलेस यूज़ करते हैं इनका तो इनका जो स्टॉक है वो अफेक्ट हो सकता है, इनकी मात्रा कम हो सकती है। इस टाइप के रिसोर्स कुछ एक हैं, जैसे वाटर है, सोयल है, फॉरेस्ट है। वाटर भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, सोयल भी कितनी ज़्यादा है, फॉरेस्ट भी अवेलेबल हैं, पर इनको अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ ना करें, केयरफुल तरीके से, तो ये भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं और हमें इनकी कमी महसूस हो सकती है। वाटर देखने में तो ऐसे लगता है कि रिन्यूएबल है, ओशियंस में भी वाटर है, नदियों में भी और हर जगह, पर इसकी भी शॉर्टेज भविष्य में हो सकती है अगर हम केयरलेस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनका लिमिटेड स्टॉक होता है और अगर ये ख़त्म हो जाए एक बार तो इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं और ये हज़ारों साल इंसान के जीवन से काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए इनको जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है कि ये रिन्यू तो हो जाएंगे पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो उन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक तो हम जिंदा नहीं बचेंगे ना इनको यूज़ करने के लिए, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन सी जगह पे कितनी मात्रा में ये रिसोर्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे भी जो है इनको आप कैटेगराइज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये 2 तरह के हैं, एक है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन से रिसोर्स हैं जो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या हो गए, यूबिक्विटस। और इसके ऑपोजिट में हो गया लोकलाइज्ड, जो सिर्फ लोकल जगहों पे ही अवेलेबल हैं, जो कुछ ही जगहों पे अवेलेबल हैं, जैसे कॉपर माइंस, आयरन और। कॉपर की माइन मैंने आपको बताया था राजस्थान में खेतड़ी में है, तो वो खेतड़ी में है लेकिन हिसार में नहीं है। क्यों, ये इसी लोकल एरिया में अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा क्यों है कि कुछ ही जगहों पे कुछ रिसोर्सेज हैं वो दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, ये 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे टेरेन, टेरेन का मतलब है वहाँ पे किस टाइप का सरफेस है, वहाँ पे प्लेन्स हैं, वहाँ पे डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, एट्सेट्रा। तो इस टाइप की जो है ये इसको टेरेन कहते हैं। तो जिस टाइप की वहाँ पे टेरेन है उसी के हिसाब से वहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगे। क्लाइमेट भी हेल्प करता है रिसोर्सेज की फॉर्मेशन में, तो जैसा क्लाइमेट होगा वो भी उसको जो है प्रभावित करेगा जो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। तीसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट,
समुद्र तल से जो है जितना वो ऊंचा होगा उसके बेसिस पे भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे कि माउंटेन्स में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, प्लेन्स में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज इंसानों ने बनाए हैं अपना दिमाग लगा के, अपनी टेक्नोलॉजी लगा के, उनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे आयरन ओर था पहले, तो जब तक हमने इसमें से आयरन निकालना नहीं सीखा था तब तक हम इसको आयरन ओर को हम ह्यूमन मेड नहीं कह सकते, ये नेचुरल है। पर हमने इसमें से आयरन निकाल लिया तो आयरन फिर क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। और दूसरे एग्जांपल जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के, बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है और व्हीकल्स, ये सारे जो हैं मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो ह्यूमन जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही ये मैन मेड रिसोर्स बनाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। जो इंसान होते हैं, पीपल, दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज, इट इज़ अ फैक्ट एंड दे आर स्पेशल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल है और उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो क्रिएट कर सकते हैं और भी रिसोर्सेज। उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो नए नए रिसोर्सेज बना सकते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का वो कर सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है स्पेशल रिसोर्स कहलाते हैं। और एजुकेशन और हेल्थ जो है ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं। जैसे कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसको ना कोई एजुकेशन दी, ना कोई हेल्थ दी, हेल्थ के लिए उसको कोई वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई, बड़ा होकर वो बीमारियों से ग्रस्त हो गया, अब अनपढ़ है, बीमार है, तो वो क्या अपना स्किल यूटिलाइज करेगा रिसोर्सेज बनाने में, रिसोर्सेज यूज़ करने में। तो इसलिए हेल्थ और एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट करना एक रिसोर्स के रूप में, उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे इंसानों को हम ट्रेनिंग दे देते हैं, ट्रेनिंग दे के उनके स्किल्स को काफ़ी हम निखार देते हैं। तो अब इस प्रोसेस को जब हम इंसानों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और रिसोर्स क्रिएट कर सकें, तो इस प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहेंगे। लेट अस टॉक अबाउट कंजर्विंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मतलब है कि इनको भविष्य के लिए हम कंजर्व करके रखें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में सबसे पहले मोना का नाइटमेयर डिस्क्राइब किया गया है। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। मोना को जो है बहुत बुरा सपना आया, सपने में देखा सारा पानी सूख गया, सारे ट्रीज कट गए और लोग जो है भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं, बैठने के लिए छाया नहीं है पेड़ों की। फिर वो सुबह उठ के अम्मा से पूछती है क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे भटक रहे हों, ना कोई ट्रीज है ना कोई वाटर है। तब अम्मा कहती है यस, ये हो सकता है कि अगर आप इन रिसोर्सेज को केयरलेस तरीके से यूज़ करते हैं, असावधानी पूर्वक यूज़ करते हैं, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और फिर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए इन रिसोर्सेज को केयरफुल तरीके से यूज़ करना और उनको थोड़ा सा टाइम भी देना ताकि वो रिन्यू हो सकें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्सेज को भविष्य के लिए बचा के रखना, उसको रिसोर्स कंजर्वेशन आप कहेंगे। आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट का सबको पता है, डेवलपमेंट क्या होती है कि आपने तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, तब पार्क्स बना लिए, गार्डन्स बना लिए या मॉल्स बना लिए, तो ये डेवलपमेंट हो गई। तो अगर आपने ये सब बनाने के लिए सारा क्लाइमेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ट्रीज काट डाले, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आपने डेवलपमेंट तो की लेकिन साथ के साथ आपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज किया, आपकी जो ज़रूरत थी उसको आपने बैलेंस किया और रिसोर्सेज को भविष्य के लिए बचा के भी रखा। तो जो डेवलपमेंट इस तरीके से की जाए जिसमें रिसोर्सेज को
प्रिजर्व भी कर लिया जाए और यूटिलाइज भी कर लिया जाए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है रिसोर्सेज की, उसके लिए आपकी बुक में ये 3 R's दे रखे हैं। 3 R's। पहला R है रिड्यूसिंग कंजम्पशन, की कंजम्पशन को आप कम करोगे तो उससे भी रिसोर्सेज भविष्य के लिए बचेंगे। रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर लिया, उस न्यूज़पेपर जैसे इतने सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप इसको रिसाइकल करके कुछ और बना सकते हैं न्यूज़पेपर से। जैसे आपने बैग्स बना लिए, कैरी बैग्स एट्सेट्रा, कार्ड्स बना लिए, तो आपने इसको रिसाइकिल कर लिया। रीयूजिंग होता है उसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। जैसे आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, आप अभी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, आप 9th में चले जाएंगे, इन्हीं बुक्स को आपका यंगर ब्रदर या सिस्टर यूज़ कर ले तो वो हो गया रीयूजिंग। तो रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, ये 3 मेथड अपना के हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर आपकी बुक में आगे थोड़ा सा बता रखा है कि उस शाम को बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए ये सारी बातें सुन के, तो उन्होंने जो है न्यूज़पेपर के पैकेट्स बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए कि ये हम रिश्तेदारों को दे सकते हैं गिफ्ट में, और इस तरीके से न्यूज़पेपर रीयूज़ भी हो जाएगा। जैसे डिसाइड करती है उसी शाम को कि मैं कभी भी पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। मुस्तफ़ा कहता है मैं कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करूँगा। आशा कहती है कि मैं कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करूँगा। और फिर वो सारे कहते हैं कि इस तरीके से हम सब मिलके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सारे अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ सेविंग हो जाएगी। हमारी अर्थ का जो फ्यूचर है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है रिसोर्सेज को मेंटेन करने की और उनको प्रिजर्व करने की। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, डेवलपमेंट करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। और अर्थ के ऊपर जो डाइवर्सिटी है, तरह तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी हम प्रिजर्व करके रखें और नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो एक्टिविटी का लिंक मैंने इस YouTube की वीडियो में डाला है उसको आप कैसे एक गेम के रूप में खेल सकते हैं। तो जब आप ये YouTube देख रहे हैं, आपके सामने ऐसा एक सीन है, ये वीडियो चल रही है, इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर में ये एक निशान है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये लिंक खुल के आ जाएंगे वीडियो के नीचे। ये लिंक्स हैं एक्टिविटीज़ के, ये लिंक होता है हिंदी वीडियो का या इंग्लिश वीडियो का। फिर सपोज आपने इसमें से इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करते ही ऐसे एक आपके सामने ओपन हो जाएगा वहीं पे। तो यहाँ पे ये जो प्ले लिख रखा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और प्ले पे क्लिक करते ही एक बार फिर से ये ऐसा आपके सामने खुलेगा और फिर से आप एक बार प्ले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर ये करते ही आपके सामने एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ आपके ऑप्शंस होंगे, ये आंसर्स के आपको एक चूज़ करना है और आपका स्कोर यहाँ पे इंडिकेट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बताएगा। इट इज़ रियली वेरी इंजॉयबल, यू कैन प्ले। इसकी जगह कई बार क्रॉसवर्ड पजल वाली एक्टिविटी हो सकती है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही आप उसको खेल सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.